जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। ये है रियल लाइफ स्क्विड गेम। तो अगर आप ये सोचते थे कि स्क्विड गेम एक फिक्शनल सीरीज है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, तो आप गलत थे। इट वॉज नॉट जस्ट फिक्शन, इट वॉज रियल। सोशल मीडिया में आपने ये सारी वायरल होती हुई फोटो जरूर देखी होगी जिसमें लिखा हुआ था कि स्क्विड गेम इज नॉट जस्ट ए शो, इट्स एक्चुअली हैपेंड इन 1980s कोरिया। और जैसे ही ये फोटोज वायरल हुए, लोग पागल से हो गए जानने के लिए कि आखिर कोरिया में उस समय मतलब 1980s में ऐसा क्या हुआ था। लेकिन इन तस्वीरों की हकीकत तो कुछ और ही सामने आई। ये प्योरली फेक थी, ये AI जनरेटेड तस्वीरें थी और इनको बनाया था एक टर्किश आर्टिस्ट चिहाद हरमुआती ने। तो क्या इसका मतलब स्क्विड गेम जस्ट एक फ्रिक्शनल स्टोरी थी? नहीं, ये कोई कल्पना नहीं थी बल्कि हकीकत थी। ऐसे कंसंट्रेशन कैंप की सच्चाई जिसकी हकीकत स्क्विड गेम से भी ज्यादा डरावनी थी। वहाँ हालात ऐसे थे जहाँ लोग जीने की बजाय मौत की भीख मांगा करते थे, लेकिन उनको मौत तक नसीब नहीं होती थी। यहाँ स्क्विड गेम की तरह इनाम में करोड़ों रुपए नहीं मिलते थे, बल्कि मिलती थी खाने के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी। तो कौन सी थी वो जगह जिसका सच स्क्विड गेम से भी ज्यादा घिनौना था, जहां लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता था जिसे स्क्विड गेम वाले अपनी सीरीज में भी नहीं दिखा सके? और कैसे साउथ कोरिया जैसे देश में इतना गंदा घिनौना काम सरकार के नाक के नीचे चल रहा था जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लिटरली इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने इंडियन होने पर गर्व महसूस होगा। तो चलो जानते हैं बिना देर किए स्क्विड गेम के असली राज और एक दिल दहला देने वाली हकीकत जो कि फिक्शन से भी ज्यादा डरावनी है। 15 अगस्त 1945 भारत की आजादी से ठीक 2 साल पहले साउथ कोरिया ने आजादी पाई थी। लेकिन इसी आजादी के बाद शुरू हुई थी असली जंग 1950 में। कोरियन पेनिनसुला 2 टुकड़ों में बंट गया, नॉर्थ और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इंटरनेशनल स्टेज पर खुद को रिच, प्रोग्रेसिव और क्लीन देश की तरह पेश करना चाहता था। वो अपनी एक ऐसी इमेज दिखाना चाहता था जिससे वो नॉर्थ कोरिया को नीचा दिखा सके। लेकिन ऐसा करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। साल था 1953। कोरियन वॉर थम चुका था, लेकिन उसका असर साउथ कोरिया की गलियों में जिंदा था। हजारों लोगों के घर उजड़ चुके थे, लाखों लोग सड़कों पर थे। होमलेस, बेगर्स और ऑर्फन बच्चों का दिखना आम बात बन चुकी थी। और इसी नजारे ने जन्म दिया साउथ कोरिया की हिस्ट्री के सबसे डरावने और घिनौने फैसले को, जिसे कहा गया सोशल वेलफेयर एक्ट। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही थी। ये था तो एक साउथ कोरिया का ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, लेकिन इसके अंतर्गत 1960 में पार्क चुंग ही के सत्ता में आते ही सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आदेश मिला कि सड़कों से गरीबों को हटा दो। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इन गरीबों का किया क्या जाए? इन्हें मार नहीं सकते क्योंकि विद्रोह हो जाएगा। इन्हें बिना किसी गुनाह के जेल भी नहीं भेज सकते, नहीं तो कोर्ट ट्रायल में अड़चन आएगी। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक स्कीम बनाई गई, सोशल वेलफेयर स्कीम। और इसके अंतर्गत बनाए गए रिहैबिलिटेशन कैंप्स, जहां इन लोगों को बिना किसी रीजन के बंद कर दिया गया। साउथ कोरिया की सरकार का तो कहना था कि वो सड़कों को साफ कर रही है, लेकिन असल में वो कर रही थी सोसाइटी से गरीबों को गायब। और इन वेलफेयर सेंटर्स को भरने के लिए लोकल पुलिस के बनाए गए ग्रुप्स, जिन्हें कहा गया क्लीनिंग टीम्स, और इन्हें टारगेट दिया गया कि जितने ज्यादा लोग पकड़ कर लाओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। और बस इसके बाद शुरू हो गया रियल लाइफ स्क्विड गेम। बिना किसी क्राइटेरिया के पुलिस किसी को भी उठा लेती थी, चाहे वो 60 साल का बूढ़ा हो या 10 साल का बच्चा हो। उसने कोई गुनाह किया हो या ना किया हो, कोई आईडी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, सीधा उठाकर वैन में डाला और भेज दिया डिटेंशन सेंटर। और ये वो जगह थी जहां जाने का मतलब है हमेशा के लिए अपने परिवार से बिछड़ जाना। सबको कहा गया है कि आपको 1 साल के बाद यहाँ से छोड़ दिया जाएगा जब आप समाज में रहने के लायक हो जाओगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था। 1986 में आया एशियन गेम्स और उसके बाद 1988 के ओलंपिक्स में पूरी दुनिया की नजर साउथ कोरिया पर थी। और साउथ कोरिया की टॉप अथॉरिटीज का कहना था कि गंदगी और होमलेस लोगों का नामो निशान तक सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए। अफसरों को मिल गया था खुला लाइसेंस देश को साफ सुथरा दिखाने के लिए, जिसे चाहे उसे उठाकर कैंप्स में ले जाकर बंद कर दो। ऐसा करने से सड़कों पर तो चमक थी, लेकिन पीछे की गलियों में दर्द का साम्राज्य पल रहा था। और इन्हीं फैसिलिटीज में, इन कैंप्स में से एक थी जिसका नाम था ब्रदर्स होम, जो कि स्क्विड गेम से भी ज्यादा डरावना था।
साल था 1984। साउथ कोरिया में पतझड़ का खुशनुमा मौसम था। हर तरफ रंग बिरंगे पेड़, ठंडी हवा और सुकून की तस्वीरें। लेकिन एक मासूम के लिए यही जिंदगी की सबसे काली रात बनने वाली थी। 8 साल का हैन जोंग सुन अपने पिता के साथ शहर घूमने निकला था, लेकिन अचानक से उनके पिता को कोई जरूरी काम याद आ गया। उन्होंने सोचा कुछ ही मिनटों की बात है, काम करके आता हूँ, लेकिन वहाँ बच्चे को ले जाने से बेहतर उन्होंने सोचा कि इसको पास के पुलिस स्टेशन में छोड़ देता हूँ, मैं 10 मिनट में वापस लौट कर आ जाऊंगा, क्योंकि उस समय वही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। 10 मिनट बाद जब उस बच्चे के पिता लौट कर आए तो उन्होंने अपने बच्चे को कहीं पर भी नहीं पाया। उनका बेटा वहां पर था ही नहीं। जब उन्होंने पुलिस वालों से पूछा तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उनकी बात सुनने तक को तैयार नहीं था। और लोग इस बात को ऐसे अनदेखा कर रहे थे जैसे कि वो कोई खोया हुआ बच्चा नहीं बल्कि खोया हुआ मोबाइल हो। कई सालों के बाद जब ये कैंप्स बंद हुए, वहां से सरवाइव करके लोग जिंदा लौट कर आए, तब कई लोगों की कहानियां सामने आई, जिनमें से कि ये कहानी उस बच्चे की भी थी। एक्चुअली में उस दिन हुआ कुछ ये था, जैसे ही उसके पिता उस बच्चे को पुलिस स्टेशन छोड़ के गए, एक वैन आई। वैन से कुछ लोग निकले, उन्होंने पुलिस के सामने उस बच्चे को उठाया, उस मासूम को जबरदस्ती उस वैन में ठूस दिया, जबकि उसने बताया कि मेरे पापा आने वाले हैं। पुलिस वालों ने भी उनको नहीं रोका क्योंकि वो सभी लोग ऑफिशियल्स ही थे। ज्यादा बोलने पर उस बच्चे को मार कर चुप कराया गया और ले गए उसको ऐसी जगह जो कि इस धरती का नर्क थी, ब्रदर्स होम। इसे ह्योंगजे बॉकचिवॉन भी कहते हैं। ह्योंगजे का मतलब होता है भाई और बॉकचिवॉन का मतलब होता है वेलफेयर सेंटर। ये थी साउथ कोरिया की सबसे बड़ी वेलफेयर फैसिलिटी, या कहें कि वेलफेयर के नाम पर टॉर्चर का एम्पायर। हैन जोंग सुंग को जब वहां ले जाया गया तो वहां पर उसे और बच्चों के साथ खड़ा कर दिया गया। लाइन में खड़ा करके उन सब के सारे कपड़े उतरवाए गए। उन्हें मिला एक नीला ट्रेनिंग सूट, एक नायलॉन की अंडरवियर और एक जोड़ी रबड़ की चप्पल। उन बच्चों को प्लाटून्स में बांटा गया। उन प्लाटून्स का एक लीडर होता था जो उन्हीं सब में से सबसे दबंग इंसान होता था, और उस लीडर को मिलती थी पूरी आजादी। अपने प्लाटून को कंट्रोल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। हैन के साथ ही उसी दिन एक 13 साल का बच्चा भी आया था जिसका नाम चोई था। उसी रात चोई को इतना ज्यादा परेशान किया गया जिसे देखकर हैन की भी सांसें रुक गईं। चोई को ठंडे बर्फीले पानी से नहलाया गया रात में, और फिर उसके साथ उस लीडर ने जो किया वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये रोज का रूटीन था। अलग अलग तरीके से परेशान किया जाना, खाना ना मिलना, सुबह 6 बजे का अलार्म से रात के 11 बजे तक कुत्तों की तरह काम करना। किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं थी। कोई थक कर मारा जा रहा था तो कोई मार पिटाई से मर रहा था, कोई भूख से तो कोई बीमारी से मर रहा था, और कभी किसी एक ने भागने की कोशिश की तो उसकी पूरी प्लाटून को मार दिया जाता था एक मिसाल कायम करने के लिए। और ये मौत सीधा गोलियों से नहीं होती थी, ये मौत होती थी घंटों की बेरहम मार पिटाई से, ताकि इंसान के शरीर से पहले उसकी आत्मा टूट जाए। और जिंदा लोगों को खाने के नाम पर मिलते थे बस थोड़े से चावल और सड़ी हुई मछली, बस इतना कि वो लोग जिंदा रह सकें। लिम म्योंग सुंग की गवाही, ये वो 11 साल की लड़की है जो इस कैंप से निकल कर आई थी। इसका इंटरव्यू आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। जब लिम को इस कैंप में लाया गया तो उसकी नाक तोड़ दी गई, उसका पूरा चेहरा तोड़ दिया गया, और उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी प्लाटून के एक मेंबर ने गलती की थी, जिसकी वजह से उनके प्लाटून के हर सदस्य के चेहरों को खराब करने की कोशिश की गई। जब उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि वो बीमार है, उसे दवाइयों की जरूरत है, तब उसको एक साइकाइट्रिक वार्ड में बंद कर दिया गया। 4 दिन तक उसको ऐसी खतरनाक दवाइयां दी गई जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ पाई, और मजबूरन लिम को खुद ही कहना पड़ा कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि 4 दिन तक लिम को लगातार ऐसी दवाइयां दी गई कि वो हिल नहीं सकती थी। और इस दौरान उसके साथ ऐसे गलत काम हुए जो मैं आपको बता नहीं सकता। 38,000 से ज्यादा लोग मारे गए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, ऐसे जैसे कि उन्हें दुनिया से मिटा दिया गया हो। यहाँ पर करवाई जाने वाली फोर्स्ड लेबर से गवर्नमेंट करोड़ों रुपए कमाती थी। यहाँ पर बने हुए टूथपिक, एनवेलप्स, हैंडीक्राफ्ट और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम साउथ कोरिया के शहरों में बेचे जाते थे। और अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाता था तो उसको साइकेट्रिक टॉर्चर वार्ड में भेजकर उसके साथ वो सलूक किया जाता था कि वो सीधा ऊपर पहुंच जाता था, और इसे कहा जाता था क्लीनिंग प्रोटोकॉल। साउथ कोरिया के ओलंपिक मेडल्स और इंटरनेशनल रेपुटेशन के पीछे एक असली हॉरर फिल्म छुपी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छिपाए नहीं छुपता, तो ये सच्चाई भी दुनिया के सामने आई, और जानते हैं कि ये कैसे हुआ। ईयर 1986 साउथ कोरिया के कैंप्स में बंद लोगों की किस्मत खुलने वाली थी, क्योंकि लेट 1986 में एक इन्फ्लुएंशियल वकील किम योंग वोन को ह्योंगजे बॉकचिवॉन के बारे में पता चला। एक घटना हुई थी जहां पर वो जंगल में गए थे, जहां पर उन्हें बहुत सारे अजीबोगरीब मार खाते हुए लोग दिखे।
उनके साथ अजीब सलूक हो रहा था। और जब उन्होंने चीज़ की शिनाख्त की, मतलब इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्हें पता चला कि ये ब्रदर्स होम है, ये एक फैसिलिटी है। जब उन्होंने कुछ बहाने से वहां जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो बहुत गलत काम हो रहे हैं। उन्होंने हफ्तों की मेहनत करके एक स्ट्रॉन्ग केस तैयार किया, रातों रात कोर्ट ऑर्डर लेकर जनवरी 1987 में फैसिलिटी में पुलिस रेड डलवाई, लोगों को उन्होंने आजाद करवाया, ये जानते हुए भी कि ये सारी चीजें सरकार के ऑर्डर पर ही हो रही हैं। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। जब सभी लोग आजाद हुए, उन सबके रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता चला कि उन कैंप्स में केवल 10% लोग ही होमलेस थे, बाकी 90% लोग तो नॉर्मल लोग थे जिन्हें अपने परिवार से बिछड़ना पड़ा। जबरदस्ती पुलिस वालों ने पकड़ कर उन्हें कैंप में भर दिया था चंद पैसों के लिए। इसके अलावा 1988 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे, वहां पर इन ओलंपिक्स की वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया साउथ कोरिया पर फोकस कर रहा था और गवर्नमेंट को अच्छे से मालूम था कि अगर इन कैंप्स के बारे में कोई भी खबर लीक हुई तो पूरे देश की इंटरनेशनल मीडिया के सामने नाक कट जाएगी। तो शहर को तो साफ करना था, लेकिन इस बवाल को ठंडा करने के लिए साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने चुपचाप धीरे से इन कैंप्स को बंद कर दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो यही बताया गया कि ये कैंप्स लोगों के लिए रिहैब सेंटर टाइप के थे, यहाँ पर होमलेस लोगों को रखते थे, उनका इलाज करते थे। हकीकत क्या थी वो तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने यहाँ पर रहकर असली प्रताड़ना को झेला है। मैनेजमेंट द्वारा दिए गए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो उस फैसिलिटी में दम तोड़ने वाले लोगों की संख्या 513 ही थी, मगर इससे कहीं ज्यादा अनजान कब्रें उस फैसिलिटी के अंदर और आसपास मिली, जो ये साफ जाहिर करता था कि इस फैसिलिटी में अनऑफिशियल लेकिन एक्यूरेट डेथ काउंट हजारों में होगा। लेकिन साउथ कोरिया में हुए इतने बड़े कांड को अंजाम देने वाले लोगों को सजा क्या मिली? इस फैसिलिटी के ओनर पार्क इन जून को जून 1987 में 10 साल की सजा सुनाई गई और 681 मिलियन वॉन का फाइन लगाया गया। लेकिन ये शायद उस गर्मा गर्म मुद्दे को शांत करने के लिए किया गया था, जब तक कि ओलंपिक्स का आयोजन पूरा ना हो जाए, क्योंकि कुछ ही समय बाद पार्क अपनी सजा के लिए अपील करने लगा, जिसके बाद पहले उसकी सजा 10 साल से घटाकर 4 साल कर दी गई और बाद में उसकी सजा को और ज्यादा कम कर दिया गया। फाइनली उसकी सजा हो गई 30 महीने की, मतलब हजारों लोगों की जान लेने की सजा मात्र 30 महीने। और वहां जेल में भी कोई उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई, उसे खूब फैसिलिटीज मिली। हजारों लोगों की जान लेने वाले और जिंदगी बर्बाद करने वाले पार्क इन जून को छोड़ दिया गया 30 महीने के बाद, और उसके बाद उसने 2016 तक मजे से अपनी जिंदगी काटी। जिन लोगों की जिंदगी बिना किसी कसूर के बेवजह इन कैंप्स की वजह से खराब हुई, उन्हें एक अपॉलॉजी तक नहीं मिली, ना ही उन्हें कोई मेडिकल हेल्प मिली, ना ही उन्हें कुछ पैसे दिए गए ताकि वो अपनी बर्बाद हुई जिंदगी को शुरू कर सकें। उन्हें जिंदा छोड़ दिया गया, यही उन पर बहुत बड़ा एहसान किया गया। वैसे तो कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया से कोई असली खबर बाहर नहीं आती, वहां का मीडिया देश के बाहर चीज़ों को लीक नहीं होने देता, लेकिन साउथ कोरिया से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के सामने नहीं आ पाती हैं। कुछ ही चंद ऐसे लोगों के इंटरव्यूज हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जो ये दावा करते हैं कि वो इन कैंप्स में थे और आज भी वो लोग जिंदा हैं। देखो, ये एक तरीके का स्क्विड गेम तो था ही, जहां पर कैमरा नहीं चलाया गया था बस, और लोगों को इनाम में करोड़ों रुपए नहीं दिए गए थे। स्क्विड गेम में लोग जीने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन यहाँ पर इन कैंप्स में लोग मरने की दुआएं मांगते थे। लेकिन आजकल लोग जो AI जनरेटेड इमेजेस को सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया पर, उसे स्क्विड गेम जैसा बताते हैं, कहते हैं कि ये ब्रदर्स होम कैंप था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ब्रदर्स होम जो कैंप था ना, असलियत में वो स्क्विड गेम से भी ज्यादा घिनौना था। और एक गेम पर बनी वेब सीरीज को लाखों लोगों के साथ रियल लाइफ में हुए अत्याचारों से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन लोगों के साथ उस समय जो हुआ था आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कुछ कारणों की वजह से मैं भी पूरी चीजें नहीं बता पाया। ब्रदर्स होम एक ऐसी जगह थी ना जहाँ कोई चॉइस थी, ना जहाँ कोई मर्जी थी, ना वहाँ खेलने की इजाजत थी, ना वहाँ हारने की इजाजत थी। वो कोई गेम नहीं, वो असली नर्क था, जहाँ हर दिन हारते हारते कई लोग मर जाते थे और कोई ताली तक नहीं बजाता था। लेकिन थैंकफुली सोशल मीडिया की वजह से आज ये हकीकत दुनिया के सामने आई। लेकिन हमें नहीं पता कि अभी भी इन देशों में क्या क्या चल रहा है। हमें केवल फैंसी शोज दिखते हैं, म्यूजिक वीडियोस दिखते हैं, आर्टिस्ट दिखते हैं, हमें बड़े बड़े मॉल्स दिखते हैं, चमक धमक दिखती है, पार्टीज दिखती हैं, और ये सब देख के लगता है कि ये सारे देश हमसे कितना ज्यादा एडवांस है, कितना ज्यादा फ्री है। यहाँ पर लोग, यहाँ पर जिंदगी कितने मजे की है। लेकिन एक बात याद रखना, जो दिखता है हकीकत में हमेशा वैसा नहीं होता। ये तो थी साउथ कोरिया की हकीकत, और अगर आपको जापान की भी हकीकत जाननी है तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, अगर तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है जिसे साउथ कोरिया के बारे में बहुत क्रेज है ना, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। टेक केयर, गुड बाय।